Assalamualaikum everybody. Welcome back to our channel. मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर here with a new tutorial. तो गाइस हमने स्टार्ट की थी दिल्ली सुल्तनत। ऑलरेडी हमने इस पे 3 वीडियो बना दी हैं। हमने पहली वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू दिल्ली सुल्तनत, हमने सेकंड वीडियो में सिलव डायनेस्टी पढ़ी थी, फिर हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सईद डायनेस्टी को, लोधी डायनेस्टी को। आज हम दिल्ली सुल्तनत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दोनों डायनेस्टी एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि सईद डायनेस्टी उतनी लंबी है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा हमें पढ़ना नहीं है। हमें अगर इसी तरह से पढ़ना तो वो लोधी डायनेस्टी को पढ़ना है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे सुल्तानों के बारे में और सुल्तान का कहना है कि सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, ई सब को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें हमारा मेन मोटिव रहेगा सैयद और लोधी डायनेस्टी। तो हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं डायनेस्टीज़ का, मुस्लिम डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो है तो हम इसको अच्छी तरह से एक बार ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे जो पहले थी सेलेव डायनेस्टी, जिसका नाम था ममलुक डायनेस्टी। कब आती है इंडिया के अंदर? 1206 में 1290 तक। 1206 में इसका टाइम पीरियड रहता है 94 ईयर, याद रखना। उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे है और इसमें जो मोस्ट पावरफुल रूलर था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। वो कहता है ना कि अल्लाह की बनाई हर महलूक पे सिर्फ, या अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज़ पे सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। तो अलाउद्दीन किस डायनेस्टी से थे? वो खिलजी डायनेस्टी से। टाइम पीरियड इसका भी आप देख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड था 30 ईयर, याद रखना। इसका था कुछ 94 ईयर, इसका था 30 नहीं, इसका 84 ईयर था, सॉरी, इसका 84 ईयर था, इसका 30। और यहाँ पे अगर हम देखें तुगलक डायनेस्टी तो इसका 96 ईयर टाइम पीरियड था, सबसे ज़्यादा लंबी थी। आज हम पढ़ेंगे सईद डायनेस्टी को और आज ही हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी को, याद खत्म करने की कोशिश करेंगे। और लोधी डायनेस्टी खत्म कब होती है? 1526 में, जब बाबर अटैक करता है दिल्ली के ऊपर और यहाँ पे कायम हो जाती है द ग्रेट मुगल एम्पायर, राइट। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला, टारगेट यही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिजर खान से स्टार्ट करते हैं। खिजर खान, टाइम पीरियड 1414 से 1421। खिजर खान, इसका पूरा नाम था खिजर खान इब्ने मलिक सुलेमान। क्या नाम था पूरा? खिजर खान इब्ने मलिक सुलेमान। देखें तो ये कब से कब बनता है? 28 मई 1440 से 20 मई 1421 तक, ठीक है ना। सॉरी गाइज, चलो देखते हो। तो ये फाउंडर है किसका? सईद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? खिजर खान सईद डायनेस्टी का फाउंडर है। देखते हैं क्या होता है। रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली तब कौन थी? नॉर्दर्न इंडिया में वो था। तब हम देखते हैं तो तुगलक डायनेस्टी थी, लेकिन यहाँ पे तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया के ऊपर। तैमूर का इन्वेजन होता है और ये किसके अंडर आ जाता है? तैमूर के अंडर आ जाता है। और यहाँ से तुगलक डायनेस्टी खत्म करके तैमूर अपना एक रीजन यहाँ पे मुकर्रर करता है या अपना एक गवर्नर यहाँ पे रख देता है और उसका नाम क्या था? उसका नाम था खिजर खान, राइट। और तैमूर वापस चला जाता है सेंट्रल इंडिया की तरफ या सेंट्रल एशिया की तरफ, सॉरी। आगे देखते हैं इसको, देखो। खिजर खान was the governor of Multan and Feroz Shah Tughlaq. When Taimur invaded India, Khizr Khan, a Sayyid from Multan, joined him. Taimur appointed him as the governor of Multan and Lahore. ये याद रखना। Then he conquered Delhi and started the rule of Sayyid in 1414 in the name of Taimur. याद रखना कि जब यहाँ पे दिल्ली में सेशन कैसे चल रहा था, तुगलक डायनेस्टी का चल रहा था, तब जो खिजर खान था वो मुल्तान का गवर्नर था। बट यहाँ पे तैमूर अटैक करता है और तैमूर को ज्वाइन करता है खिजर खान। और बाद में तैमूर क्या कर देता है कि उसको तो दिल्ली सुल्तानत को अपनी तैमूर डायनेस्टी के अंदर ले आता है। बट यहाँ पे जो अपना वो नायब रखता है, जहाँ पे जो बंदा रखता है, गवर्नर रखता है दिल्ली को ऊपर, उसको कहते हैं खिजर खान कहते हैं, ठीक है ना। खिजर खान को यहाँ पे अपॉइंट करके चला जाता है तैमूर। देख लेते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट रूलर देखें तो आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को देखें, खिजर खान वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह उसका नाम था। मोहम्मद शाह वाज ए वेरी वीक रूलर। हम देखते हैं सईद डायनेस्टी में ये जो रूलर आए बहुत ज़्यादा वीक रहे। ना इन्होंने कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुछ काम किया, ना इन्होंने कुछ बड़ी बिल्डिंग बनाई है, ना इन्होंने कुछ म्यूजिक का, ना इन्होंने कुछ पेंटिंग का किया। ये बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर थे। उन्होंने कुछ अच्छी तरह से बैटल भी कोई फाइट नहीं कर पाई। देख लेते हैं मोहम्मद शाह क्या था। ये एक वीक रूलर था। और अगर रियल अथॉरिटी देखें तो वो 40 माइल्स, इसकी रियल अथॉरिटी देखें तो इसकी 40 माइल्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये किंगडम है तो इसके 40 माइल तक यहाँ से इतना ले लो कि इतने रेडियस में इसकी हुकूमत थी। 40 माइल्स रेडियस में इसकी हुकूमत थी। ग्रेट दिल्ली, अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार ड्रा करने की कोशिश करूँगा इंडिया का मैप। सॉरी, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ इंडिया का मैप, ठीक है ना। रफ ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑलराइट, टेक इट इजी गाइस। सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो यहाँ तक पहुँच गया, उसका शासन यहाँ तक पहुँचा था, साउथ के बहुत नीचे तक वो आ गया था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन हम अगर सईद डायनेस्टी की देखें तो ये 14 माइल तक इनका रेडियस बनता था, मतलब ये इतनी हुकूमत कर पाते थे, ज़्यादा नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखो
ड्यूरिंग हिज रेन क्या होता है, डिसऑर्डर एंड मिसमैनेजमेंट प्रिवेल्स, मतलब इसके ऑर्डर में, इसके टाइम पीरियड में मिसमैनेजमेंट होती है, मिसऑर्डर हो जाता है, मतलब सुल्तानत धर्म भरम हो जाती है, कुछ निज़ाम अच्छी तरह से परफेक्ट ऑर्डर में कुछ भी नहीं चलता। और हम देखते हैं तो भाई क्या हो जाता है कि बहलोल लोदी कैप्चर कर लेता है किसको, मुगल सल्तनत को, या बहलोल लोदी किसे कैप्चर कर लेता है, ये सईद डायनेस्टी के जो दिल्ली सुल्तनत है, इसको दिल्ली का तख्त जो था इसको कौन कैप्चर कर लेता है, बहलोल लोदी। क्यों करता है, क्योंकि वो देखते हैं कि मिसमैनेजमेंट चल रही है ऑलरेडी हुकूमत के अंदर, तो वो उसको मौका गनीमत समझता है और यहाँ पे कैप्चर कर देता है इसको, राइट। चलिए अहमद शाह के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अहमद शाह के बारे में देख लो, ठीक है ना। अहमद शाह वाज ए प्लेजर लविंग इनकॉम्पिटेंट एंड वीक किंग। बहुत ही अजीब बात है, जो किंग होते हैं वो यहाँ पे फाहशी में, या किंग होते हैं रायकारी में, क्या कहते हैं, किंग मतलब अयाशी में जब मलवस हो जाता है तो वो अपनी किंगडम से आदो बैठता है। आलम शाह भी कुछ ऐसी बंदा था जो प्लेजर लविंग में इनकॉम्पिटेंट और वीक रूलर था, ये ज़्यादा अयाश पसंद था, अयाश बाजी करता था। और हम देखें तो ये रिजाइड करता है भूटान के अंदर, ठीक है ना। भूटान एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन क्या होता है, ही ट्रांसफर हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से भूटान के अंदर। और क्यों किया था, क्योंकि उसको अपने गवर्नर से डर लग रही थी, भाई ये गवर्नर था लाहौर का, और वहाँ से वो उसका नाम था बहलोल लोदी, मतलब एक किंग को डर लग रही है गवर्नर से, तो आप देख सकते हो कि वो किंग कितना ज़्यादा वीक होगा, वो जो बादशाह था वो कितना ज़्यादा कमज़ोर होगा कि गवर्नर से डर रहा है, और उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहाँ से, दिल्ली से वो चला गया भूटान में चला गया। अब इसका फायदा उठाते हुए क्या किया, बहलोल लोदी दिल्ली पे चढ़ाई करता और यहाँ पे दिल्ली का जो थ्रोन था जो खाली था उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। और आलम शाह कहता है भाई अपने को दिल्ली वेली नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अपन जहाँ पे है ठीक है, तो वहीं पे वो बोदान के अंदर रहता है। कुछ वक्त के बाद उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे उसका खात्मा हो जाता है। इस तरह से मतलब जो इतनी अजीम सुल्तानत थी इस तरह से खात्मा हो जाता है। कौन कर देता है, ये जो था आलम शाह। ये याद रखना, देखो जो भी ग्रेट सुल्तानत से ना, मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो भी ग्रेट सुल्तानत किसी किंगडम का नाम लो वो रूलर की वजह से होती है। जो उसका लीडर होता है ना वो स्ट्रांग होता है और उसको आगे लेके चलता है। मुगल डायनेस्टी की बात करें तो बाबर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। कहाँ से आया और कहाँ पे अटैक किया उसने। चंगेज़ खान की बात करें, चंगेज़ खान जो था वो सेंट्रल एशिया का रहने वाला था, मंगोलियन था, मंगलोइड डायनेस्टी से था। उसने पूरे एशिया को, इनफैक्ट सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप जो भी था उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उमैयद डायनेस्टी आप देखोगे, उसके बाद बाकी जो भी हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे, जो जब सेंटर स्ट्रांग होता है तब क्या हो जाता है, टेरिटरी ज़्यादा गेन की जाती है। और यहाँ पे ये जो आलम शाह की बात करें तो ये भाग के खुद अपने गवर्नर से कहाँ पे चला गया, भूटान के अंदर, वहीं पे ये फाइनली मर जाता है। मुबारक शाह के और पढ़ लेते हैं। ही क्लेम्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या क्लेम करता है कि मैं उनकी औलाद में से हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ, अपने आप को क्लेम करता है। एंड द 7 ईयर ऑफ हिज रेन वेयर स्पेंट इन सरप्राइजिंग रिवोल्ट अगेंस्ट वेरी पार्ट ऑफ इंडिया। जब उसका जो शासन था 7 साल चला था मुबारक शाह के शासन में, उसने क्या करने की कोशिश की कि उसने रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। ये बात हो रही है मुबारक शाह की, राइट। ज़रा मैं कैप्चर बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आलम शाह की बात हो रही है और यहाँ पे मुबारक शाह की बात हो रही है। ये दो अलग अलग रूलर्स हैं, सईद रूलर्स हैं। मुबारक शाह वाज द सन ऑफ खिजर खान। ही केम टू द थ्रोन इन 1421 में। ही वाज द मैन ऑफ ग्रेट विजन बट द नोबल्स वर अगेंस्ट हिम एंड केप्ट रिवॉल्विंग। बड़ा अच्छा इंसान था, विजन अच्छा था, लेकिन क्या था कि नोबल्स उसके कंट्रोल में नहीं थे और उसके खिलाफ क्या करते रहते थे, वो रिवोल्ट करते रहते थे, राइट। देखो मुबारक शाह बिल्ड सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। उसने जमुना के किनारे पे एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, मुबारकाबाद, उसने उस सिटी का नाम रखा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो कोलैप्स किस तरह होता है, देखो देयर वाज ए लॉट ऑफ ट्रबल एंड दुआब द जिमीदार्स ऑफ इतावा, कतेहार, कनौज एंड बुडान डिड नॉट हेसिटेट टू चैलेंज अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिड नॉट केयर टू पे द ट्रिब्यूट्स। मतलब आप ये यकीन लगा सकते हैं, यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के इसको जो अपने ज़मींदार थे या जो अपने इसके अमीर थे वो मतलब खुद सुल्तान से नहीं डरते थे, सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं डरते थे, और यहाँ पे अपनी मनमानी करते थे। इवन के ट्राइब्यूट भी पे नहीं करते थे, किसको पे नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते थे गवर्नमेंट को। देखते हैं मेवातीज डिड नॉट केयर फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी एंड विद हेल्थ देयर ट्राइब्यूट्स। उन्होंने मेवाती जो मेवात के रहने वाले थे उन्होंने तो सेंट्रल अथॉरिटी की परवाह ही नहीं की और उन्हें ट्राइब्यूट देने से, टैक्स देने से मना कर दिया सरकार को, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे हो जाती है खत्म कौन सी, सेकेंड डायनेस्टी खत्म हो जाती है और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है लोधी डायनेस्टी। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, या दिल्ली सुल्तनत का आखिरी डायनेस्टी है जिसको हम कहते हैं लोधी डायनेस्टी है। और यहाँ से लोधी डायनेस्टी खत्म होने के बाद आता है मुगल रूल, ठीक है ना। क्या आता है, मुगल रूल इंडिया के अंदर एंटर हो जाता है और ये आता है 1526 में विद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहलोल लोदी को। थोड़ा वीडियो लंबे होने वाली है, आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। बहलोल लोदी की बात करते हैं। बैकग्राउंड में आपको नाइस आता होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कुछ वक्त के लिए आप इग्नोर करें तो ये ठीक हो जाएगा। बहलोल लोदी की बात करते हैं यहाँ पे। बहलोल या लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोदी, ठीक है ना, फ्रॉम अबाउट 76 ईयर। और ये चलती रही, यहाँ बोलें तो ये कब तक चलती रही, ये चलती रही 76 ईयर तक, ठीक है ना।
और ये जो था ये एक अफगान ट्राइब से था। बहलूल लोदी जो था या ये लोदी डायनेस्टी थी, असल में तुर्किश डायनेस्टी नहीं थी, ये कौन सी थी, ये एक अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है ना। बहलूल का ग्रैंडफादर देखें तो उसका नाम था मलिक बहराम लोदी, उसका क्या नाम था, मलिक बहराम लोदी था। और वह एक पश्तून था, मुल्तान से था, पश्तून था। और उसने क्या किया, मुल्तान के गवर्नर के अंदर उसने सर्विस करना शुरू कर दी। बहरूम खान की अगर फर्दर बात देखते हैं तो बहरूम खान हैड ए टोटल ऑफ अबाउट 5 सन्स, कितने बेटे थे उसके, 5 बेटे थे। और बहलूल जो लोदी था ये क्या, बहलूल द सन ऑफ मलिक काला एंड द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ मलिक सुल्तान वाज मैरिड टू सुल्तान डॉटर। तो ये बहलूल किसे शादी कर लेता है, सुल्तान की बेटी से शादी कर लेता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लोदी इन हिज यूथ बहलूल वाज इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग हॉर्सेस, क्या था इसका जो, अगर स्टार्टिंग में देखें तो क्या बिजनेस करता था, ये हर्स की ट्रेड करता था। आफ्टर द डेथ ऑफ मलिक सुल्तान क्या होता है, ही बिकम द गवर्नर ऑफ सिरहिंद, क्या हो जाता है, सिरहिंद का ये गवर्नर बन जाता है। और वहाँ पे क्या करता है, अपनी चार्ज को ऐड कर देता है, एक्सटेंड कर देता है लाहौर तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाहौर तक इसका एक्सटेंशन हो गया था, या लाहौर तक ये मतलब इसका दाब दबा बैठता था। सुल्तान मोहम्मद शाह कन्फर्ड हिम द टाइटल ऑफ खाने खाना, मोहम्मद शाह ने इसको कौन सा टाइटल दिया, खाने खाना का टाइटल दिया। एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड बहलूल्स ऑक्यूपेशन ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब, और उसने ये भी मान लिया, जो सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करें तो उसने बहलूल लोदी का जो ऑक्यूपेशन था, इलीगल ऑक्यूपेशन पंजाब और लाहौर के ऊपर, तो उसने उसको भी एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं तुम्हारी यहाँ पे क्या अथॉरिटी है, राइट। एंड 1443 में क्या होता है, बहलूल लोदी अटैक दिल्ली बट ही डिड नॉट सक्सीड, पहली बार अटैक करता है दिल्ली पे बट सक्सेस नहीं होता है। एंड मेड अनदर अनसक्सेसफुल अटैक, एक और अटैक किया, वो भी अनसक्सेसफुल। बट क्या होता है कि इन 1447 में क्या होता है, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। याद रखना, दिल्ली आज़ाद कब होता है, गोरों से 1947 में। और बहलौल लोदी कब कैप्चर करता है, 1447 में। क्रोनोलॉजी क्रिएट कर दें, देखो 47 दोनों में है। याद रखना, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, बहलौल लोदी दिल्ली पे अटैक करता है 1447 में, और ये इसको कैप्चर कर लेता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है कि 1520 अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बहलौल लोदी, ठीक है ना। बहलौल लोदी वाज ए कोरेजियस सोल्जर, इंपॉर्टेंट है, कोरेजियस सोल्जर था, सक्सेसफुल जनरल था, इसलिए तो उसने इतने बड़ा यहाँ पे मतलब जीत हासिल की थी। दिल्ली को सुल्तान उसने हत्या लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और एक इंपॉर्टेंट है कि वो डिप्लोमेटिक था, ठीक है ना, रियलिस्टिक था, डिप्लोमेटिक था। डिप्लोमेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी लीडर के लिए। बहलूल वन द कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ अफगान नोबल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद हीज वेरी amiable behavior he gave them jagirs and high offers, he treated the friend and conquered himself as of them। देखो क्या होता है कि इसने जो नोबल से उनको खुश करने की कोशिश की, उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी, और उनको बताया कि हम सभी एक हैं भाई, मैं तुमसे कोई आला नहीं हूँ, हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बस मैं क्यों हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे दर्जे के हो, ठीक है। उसने उसको बड़ी बड़ी क्या दी, जागीरें दी या सुल्तानतें दी उसने, किसने, बहलूल लोदी ने। इन्वेजन की बात करते हैं 1749 में क्या होता है, सुल्तान बहलूल लोदी डिफीटेड एंड एनेक्सेड सरकी डायनेस्टी को डिफीट करता है, एनेक्स करता है, अपने अंडर ले लेता है, जो कहाँ पे था, जौनपुर के अंदर था। बहलूल डिड मच टू स्टॉप रेबेलियन एंड अपराइजिंग इन हिज टेरिटरी, उसने भी अपने एरिया के अंदर जो टेरिटरी में जो रेबेलियन हो रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड एक्सटेंडेड हिज होल्डिंग ओवर ग्वालियर पे उसने एक्सटेंड किया अपना रूल जौनपुर में एंड अपर पार्ट ऑफ यूपी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। हिज सेकंड सन निज़ाम खान सिकंदर लोदी वाज नेम्ड सक्सेसर, एंड उसने अपनी ज़िंदगी में अपने सक्सेसर मुकर्रर कर दिया था, जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोदी था। एंड पावर स्ट्रगल एंश्योर्ड अपॉन हिज डेथ, बट उसके मरने के बाद ही जो पावर होनी थी उसे बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया, क्योंकि जब किंग मर जाता है तो उसके पीछे वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको बचाने के लिए उसने सिकंदर लोदी को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, राइट। तो चले आगे चलते हैं, किनशिप का कंसेप्ट। द अफगान थ्योरी ऑफ किनशिप डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द तुर्क्स, द अफगान रिगार्डेड द सुल्तान एज अमंग देमसेल्व्स और फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। याद रखना, किंगशिप थ्योरी है जिसको हेरिडिटी थ्योरी कहते हैं, ये अफगान की ऑटोरिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अफगान क्या मानते हैं, अफगान कहते हैं कि जो किंग है वो कोई स्पेशल बंदा नहीं है, मतलब उसको ज़िले इलाही नहीं बोलेंगे, खुदा का शैडो नहीं बोलेंगे, वो हम में से एक है। क्या है, हमारे पास 40 बंदे हैं, उनमें से एक को हम सुल्तान बना लेंगे, वो हम में से है, या मतलब और कुछ उसमें कुछ खास नहीं है, मतलब वो इक्वल है, हमारा ब्रदर है, हम एक ही थैली के चटे बट्टे हैं। पर टुर्क क्या बोलते थे कि सुल्तान सबसे आला और बाकी सब उसकी राया है, बाकी सब उसके पाँव चूमेंगे, बाकी सब उसके हाथ चूमेंगे और उसको सजदा करेंगे। बट यहाँ पे अफगान में ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं था। अफगान का जो रूलर था और उसका जो नोबल थे सब इक्वल थे, राइट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द सुल्तान बाय नोबेलिटी, यहाँ पे इलेक्शन होते थे, सुल्तान के नोबेलिटी डिसाइड करती थी। एवरी अफगान नोबल क्लेम टू बी द कमांडर ऑफ हिज फोर्स, जो भी कबीले होते थे उसका एक नोबल होता था, और वो जो नोबल्स इकट्ठे होते थे तो वो क्या बना देते, अपने सुल्तान को इलेक्ट करते थे। द अफगान एक्सेप्टेड नो प्रिविलेजेस ऑफ सुल्तान, तो वो मतलब प्रिविलेजेस ज़्यादा सुल्तान के एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट बहलूल suppressed those nobles even Afghan who dared to challenge his authority, the governor of Sialkot, Lahore and
दीपालपुर वेयर फोर्सेड टू सबमिट बहलूल। देखो क्या होता है कि बहलूल ने भी, देखो बहुत ज़्यादा रूलर ऐसे थे जिन्होंने बहलूल को भी नहीं माना, ठीक है ना, बोल रहे थे कि हम इसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, बट उसने क्या किया, कहीं पावर का यूज़ किया, कहीं उसने मनी का यूज़ किया, वेल्थ का यूज़ किया, और उनको भी सप्रेस करने की कोशिश की। जिस तरह नाम है उसके खिलाफ कैसे रिवोल्ट करने की कोशिश की, सियालकोट के रूलर ने, लाहौर के रूलर ने और दीपोलपुर के रूलर ने उसके खिलाफ रिवोल्ट करने की कोशिश की, बट उसने यहाँ पे मिटाने की कोशिश की इनको, राइट। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे देख लें आप। When he acceded the throne, the territory of his kingdom extended up to Palam and a few miles around Delhi. जब उसने क्या किया था, देखो ये कहता है कि जब उसने दिल्ली पे कब्जा किया था, उसकी जो किंगडम थी वो थोड़ी सी थी, क्या थी, मैं यहाँ पे पूरा प्रेटेक्स्ट बता रहा था आपको। लेकिन जब वो मरता है 1503 में, उसका जो प्रेजेंट अगर हम देखें तो उसने एक्सटेंड बहुत ज़्यादा कर दी थी अपनी किंगडम का। जब वो राजा बना था दिल्ली का, तब वो थोड़ी सी थी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 माइल्स की थी, लेकिन जब वो मर गया तब हज़ारों किलोमीटर की उसकी किंगडम फैल चुकी थी, मतलब इतनी ज़्यादा सेपरेट हो चुकी थी। ही कॉन्क्रेट, उसने क्या क्या कॉन्क्रेट किया, धूपगढ़, बेदर, ग्वालियर, चंदेरी and other nearby kingdom empire extended from the Punjab and border of the Bengal including the territory between the Satluj and the Bundelkhand। तो उसने इतनी ज़्यादा अपनी किंगडम एक्सटेब्लिश कर थी। जब आया था उसके पास थोड़ा सा एरिया था, बट जब वो मर गया यहाँ से, मरते वक्त उसके बाद एक फुल फ्लैजेड किंगडम थी, एक बहुत वास्ट किंगडम थी उसके पास। पहले लोधी की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सिकंदर लोधी के ऊपर। देखो सिकंदर लोधी इज रिगार्डेड एज द एबलिस्ट, याद रखना वर्ड, greatest and the most successful sultan. Sikandar Lodi give ample evidence of his qualities as a general, as administrator and consolidator of the empire and man of the latter. याद रखना कि सिकंदर लोधी को मोस्ट एबलिश माना जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काबल, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक, जितने आपको क्वालिटीज़ मिलती हैं तो आपको सिकंदर लोधी के अंदर मिलेंगी। इसने क्या किया, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, और एक अच्छी तरह से उसने चलाने की कोशिश की। सिकंदर वाज सेकंड सन ऑफ बहलोल लोधी, याद रखना सेकंड सन था बहलोल लोधी का। ही एक्सटेंडेड लोधी टेरिटरी इनटू द रीजन ऑफ ग्वालियर एंड बिहार, कहाँ तक लेके जाता है, ग्वालियर एंड बहलाल को, सॉरी बिहार को अपने अंदर कर लेता है। 1489 में क्या आता है, सिकंदर लोधी सक्सीड करता है बहलोल लोधी के एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट, ये हमने पढ़ा था। सिकंदर sole motive was to restore the prestige of Sultan, and in that he succeeded. He framed central rules which were observed by all his nobles and governor। तो उसने देखो क्या किया, उसने कहा कि सुल्तान, देखो सुल्तान बहुत ही ज़्यादा पिचका चुका है, यहाँ पे सब नोबल्स सुल्तान को अपने बराबर मानते हो, तो उसने इसकी जो प्रेस्टीज थी सुल्तान की तख्त की, उसको रिन्यू करने की कोशिश की। उसने कहा कि हम रिजोनोवेट करते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, और उसके लिए उसने क्या किया, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन उसने फ्रेम किए, राइट। ए वेरी एफिशिएंट espionage system was organized. He posted spies and farmers at every important place, including the houses of his nobles. He abolished duty on grain and encouraged farmers to improve agriculture. Sultan abolished all इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो उसने क्या किया, सबसे पहले है कि उसने स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है ना। स्पाई कहाँ पे करता था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे करता था। स्पाई सिस्टम उसने स्टार्ट किया, इवन जो नोबल्स थे उसके घरों में भी करना शुरू कर दिया। उसने जो फजूल के टैक्स इससे पहले गवर्नमेंट ने जो लगा रखे थे, इससे पहले जो भी सुल्तानत थी उसने लगा रखे थे, उसने इसको एबॉलिश करने की कोशिश की, किसने, सिकंदर लोधी ने। और इसने जो इंटरनल ड्यूटीज़ थी उस पर भी, जो टैक्स या ट्रेड होती थी उस पर भी उसने टैक्स लगाना ख़त्म कर दिया, और उसने क्या किया, मतलब ओपन ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश की। देखें एक्सपेंशन की बात करते हैं, ही एनकरेज एजुकेशनल एक्सपेंशन की बात करें तो ही एनकरेजेड एजुकेशन पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रंस ऑफ अफगान नोबल्स। उसने अफगान नोबल के जो चिल्ड्रन थे उनके अंदर एजुकेशन को पॉपुलराइज करने की कोशिश की, उसको कॉमन करने की कोशिश की। वो चाहता था कि जो अफगान के बच्चे हैं या अफगान के नोबल हैं वो थोड़ा कल्चर लगे, ठीक है ना। और उसने क्या किया, मास्क बनाई एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, मतलब मास्क उसने क्या यूज़ किया एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे जाके बच्चे एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दे। ही अपॉइंटेड वन रिलीजियस प्रीचर एंड टीचर एंड वन scavengers in each mosque at state expenses. That court was a center of learning and several scholars adorn it। इसने क्या किया, देखो जो मस्जिद के अंदर था उसने एक प्रीचर वहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, इमाम रख दिया वहाँ पे, और वहाँ पे एक खादिम जिसे कहते हैं मस्जिद की देखभाल करने वाला, वहाँ पे सफाई वगैरह करने वाला, मैनेजमेंट को देखने वाला, ये रख दिया। और इनकी जो सैलरी थी उसने जो खजाना था, सरकार का खजाना था, वहाँ से इनको सैलरी या तनख्वाहें देने की कोशिश की, किसने, सिकंदर लोधी ने। आगे देखते हैं 1516 में क्या होता है, ही मेड ए प्लान टू कैप्चर ग्वालियर। ग्वालियर को कैप्चर करने की उसने प्लान बनाया था, बट क्या हो जाता है, इलनेस उसको प्रिवेंट करती है ऐसा काम करने से, इलनेस की वजह से वो ये काम ना कर पाया। और मनीषमा डाइट 1536 में, एंड सिकंदर लोधीज इलनेस आल्सो लेड टू हिज डेथ 15
1517 में। और यहाँ पे सिकंदर लोदी का जो प्लान था कि वो ग्वालियर को अटैक करेगा या इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, बीमारी की वजह से तो ना कर पाए, इसी बीमारी में मुब्तला होकर उसकी डेथ हो जाती है 1517 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। राइट, आगे चलते हैं, रिलीजन देखते हैं। डिस्पाइट हिज बीइंग ए डेसेंट सुपरवाइजर, सिकंदर लोदी डिड नॉट बिलीव इन ऑल रिलीजन। ये एक था, हम बोलें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बोलें तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता था, और वो था इस्लाम, और उसका वो जानशीन था, इस्लाम के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसी रिलीजन को मानता था। बाकी रिलीजन को वो नहीं मानता था, ट्रू रिलीजन नहीं मानता था। बाकी रिलीजन तो एग्जिस्ट करते थे बट उनको ट्रू नहीं मानता था, और ये मानता था इस्लाम को एज द ओनली रिलीजन, और इसने ही इस्लाम को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। ठीक है ना। सिकंदर इनकरेज्ड हिंदूज, उसने इवन कि हिंदूज को इनकरेज किया कि वो इस्लाम को फॉलो करें, और उसने इस काम के लिए कैश भी सवर्ड भी दोनों तरीके इस्तेमाल किए कि जो हिंदूज हैं वो मुसलमान हो जाएं या इस रिलीजन को मानने की कोशिश करें, क्योंकि उसके मुताबिक इस्लाम वाज द ग्रेटेस्ट रिलीजन एंड इस्लाम वाज द ओनली रिलीजन व्हिच शुड बी फॉलोड। राइट, आगे चलते हैं। आखिरी रूलर है यहाँ पे लोदी डायनेस्टी का, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। टाइम पीरियड देख लो 1570 से 1526 तक। ही वॉज बॉर्न इन 1580 AD में, बट रूल कंटिन्यूड 1517 एंड 1526 एंड डाइड 1526 में। देखो क्या होता है, अगर हम देखें तो ये होता है सन ऑफ सिकंदर लोदी होता है, और ये जो बंदा था इसकी टाइम पीरियड 1570 से 1526 तक स्टार्ट होता है, और ये अटेंड हासिल करता है या थोरन उसके पास आ जाता है जब इसकी फादर की डेथ हो जाती है। एंड इसके पास अगर हम देखें तो ये अपने पापा की तरह बहुत ज़्यादा काबिल या ज़हीन नहीं था, ये एक आम सा रूलर था, एवरेज सा रूलर था, उतना ज़्यादा काबिल नहीं था। डिस्पाइट इसके पास बहुत ज़्यादा, इसके पापा स्ट्रांग आर्मी छोड़ गया था, सब कुछ था इसके पास, बट इसके पास अपनी इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी, इसके पास अपनी इतनी जहानत या अपने इतना इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्ट नहीं था, डिप्लोमेटिक नहीं था, इसको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इस वजह से हम बोलेंगे ये एक किस्म का वीक था, ये इतना स्ट्रांग नहीं था, एक किस्म का वीक रूलर था। कौन सा? इब्राहिम लोदी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इब्राहिम वाज इम्पोलाइट, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पोलाइट था, एब्स्टिनेट था एंड रैश था। ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड सेंटिमेंट ऑफ हिज नोबल्स। ठीक है ना, या अपने रेस के जो भी अपनी रेस थी या उसकी जो भी वहाँ पे ख़ानदान था या उसकी जो ट्राइब था, अपने लोगों को इसने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके सेंटिमेंट्स उनके इमोशन को नहीं अंडरस्टैंड किया, और वो एम्प्लॉइड था और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था। इतना बदतमीज़ था कि अपने गवर्नर को बुलाकर उनको इंसल्ट कर देता था, डांट देता था सबके सामने। ड्यूअलिटी की बात करते हैं, देखो ही बात द आइडिया ऑफ ड्यूल मोनार्की, ये बहुत ही ज़्यादा गलत आइडिया इसने मोनार्की। देखो इसने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसने अपने ब्रदर जलाल खान को, सिंपल में बता देता हूँ, यहाँ पे था खुद क्या सिकंदर लोदी, नहीं ये कौन सा था, इब्राहिम लोदी, और यहाँ पे इसने अपना भाई रखा जलाल खान। ठीक है ना, इसने अपने सुल्तानत को बांट दिया, अपनी तरफ आधा रखा और अपने भाई की तरफ आधा रखा। अब जो वहाँ पे नोबल थे उन्होंने इसको ऐसा करने से मना किया, उन्होंने कहा भाई जो सुल्तानत है वो एक ही रहना चाहिए, इसका एक ही रूलर होना चाहिए। बट इसने इब्राहिम लोदी ने इसकी बात नहीं मानी, और इस वजह से क्या हो गया कि सुल्तानत के बीच में इंटरनली वहाँ पे वार ऑफ सक्सेशन चलना स्टार्ट हो गई, या उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट रिबेलियन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और बहलोल लोदी की बात करें, सॉरी अगर आप इब्राहिम लोदी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, मतलब अपने सुल्तान को भी, अपने जो नोबल्स थे उनको भी नहीं मानता था, मतलब उनकी बातें में नहीं सुनता था, और अपना जो मन करता था वही वो करता रहता था मोस्टली। अब क्या होता है डिस्प्यूट विद नोबल्स, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि डिस्प्यूट क्या था कि मतलब नोबल कुछ और बोल रहे थे और ये कुछ और कर रहा था। होता क्या है, तो जो तुम्हारे एडवाइजर होते हैं मोस्टली आपको उनकी बात मानना पड़ती है। एक्सट्रीम केसेस में आप वीटो यूज़ करके उनको ओवरराइड कर सकते हैं, बट वो जो लोग बोलते हैं, अगर हम 5 लोग एक बात बोल रहे हैं और आप कुछ और बात बोल रहे हैं, तो आपको गौर करना चाहिए अपनी बात पे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिमाग एक साथ एक बात बोल रहे हैं और आप एक बात बोल रहे हैं। तो लेकिन इसके पास क्या था, ये डिस्प्यूट रहता था अपने नोबल के साथ, कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। ठीक है ना, अपने आप को मोस्ट पावरफुल समझता था और अपने आप को मोस्ट जहीन समझता था, और उसके अलावा जो भी रिवोल्ट करता था उसने उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की या उसको जलील करने की कोशिश की उन दरबार में। मैंने आपको कहा कि वो जो गवर्नर उसके पास आते थे उनको भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता था। राइट, ओपन गालियाँ देना शुरू कर देता था कैरी बनाती की तरह। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है ना, टाइम पीरियड यहाँ पे 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस में होती है, देखो बाबर में होती है और इब्राहिम लोदी में होती है। राइट, अब क्या होता है इसका आपको पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे बाबर जीत जाता है और यहाँ पे दिल्ली सुल्तानत का खात्मा हो जाता है, और जो लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली की आखिरी डायनेस्टी थी, और यहाँ पे इसका दी एंड हो जाता है ना, किसका दी एंड हो जाता है, लोदी डायनेस्टी का। और यहाँ पे राइज होता है मुगल अंपायर, राइज क्या होता है, द ग्रेट मुगल अंपायर, मुगल अंपायर। और ये होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये होती है 1526 में। और ये कौन करता है, किसके बीच में होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। ये थी ना, रीजन देखते हैं कोलैप्स क्यों होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों कोलैप्स हो जाता है। देखो, द आर्मड फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी कन्फ्लिक्टेड विद वन अनदर एट पानीपत अप्रैल 21, 1526 में। इब्राहिम was not withstanding our power privileges and the number was crushed and killed. Thus the first battle of Panipat saw
द फाउंडेशन ऑफ मुगल किंगडम एंड इंडिया। देखो क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है ना, बट वो एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, एक स्ट्रांग आर्मी नहीं थी, उसके पास स्ट्रांग रूलर नहीं था। उसके बाद अगर हम बाबर की बात करें तो उसके पास थाउजेंड्स ऑफ, फॉर एग्जांपल 15 से 20,000 तक सोल्जर थे। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर थे, 80,000 से 1 लाख के करीब सोल्जर थे। बाबर के पास 20,000 तक सोल्जर थे, ठीक है ना, बट बाबर यहाँ पे भी जीत गया। क्यों? क्योंकि बाबर के पास मॉडर्न वेपन थे उस जमाने के, उसके ज़माने के पास उसके आर्टिलरी गन थी, उसकी वजह से वो क्या ये जंग जीत गया, बैटल ऑफ पानीपत जीत गया। और इब्राहिम लोदी के पास इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो ये जंग हार गया। रीज़न क्या रहता है? देखो, आर्मी नहीं मैटर करती, तुम्हारे पास कितनी एडवांसमेंट है, तुम्हारे पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर तुम्हारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो तुम कोई भी जंग जीत जाओगे, ये बात याद रखना। उसने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, किसने? बाबर। उस जमाने की टेक्नोलॉजी, आज जमाने की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जमाने की टेक्नोलॉजी पे उसने जो मॉडर्न वेपन से उनको अपनाया, और जो आर्टिलरी थी, जो बारूद था, जो डायनामाइट, ये जो बारूद था, उसको उसने क्या करने की कोशिश की, इट्स नॉट डायनामाइट, जो बारूद होते थे वहाँ पे, और उसको उसने यूज़ किया और यहाँ पे ये जंग जीतने की उसने कोशिश की, और फाइनली वो सक्सीड भी हो गया इसमें, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं बाबर का इंडिया में एंट्री और यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का खात्मा। और इसके बाद हम देखेंगे कि बाबर स्टार्ट करता है दिल्ली शासन का, और दिल्ली शासन पे हमने मुगल अंपायर पे हमने एक कंप्लीट सीरीज बना के रखी है, ठीक है ना। मुगल अंपायर पे कंप्लीट सीरीज है, उस सीरीज के 4 पार्ट है, आपको वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करके रखा है, आप उसको जरूर देखें, आपकी नॉलेज और ज़्यादा तेज़ होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, हमारी काविश अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।